हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक आपका है लर्निंग एंड टीचिंग का, अधिगम एवं शिक्षण का, ये आपका कंटेम्प्रोरी लर्निंग एंड टीचिंग का ये है। कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत क्या है उसका पूरा विस्तार से व्याख्या किया गया है। इसमें आपके बीएड पार्ट 1 के साथ साथ सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सीटेट में से हर एक बार एक दो क्वेश्चन में आ ही जाता है। साथ ही साथ बीएड के लिए आपको तो इम्पोर्टेंट है ही। ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बीएड में। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में तो ये 15 का ही पूछता है, और भी यूनिवर्सिटी जहाँ ये कॉमन टॉपिक होता है, कॉमन सिलेबस होता है, उसमें भी पूछा जाता है। फ्रेंड्स, कितना का कमेंट होता है कि वीडियो का क्वालिटी हाई नहीं होता है, तो आप जब वीडियो देखते होंगे 3 डॉट होगा, उस पर जाकर आप क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा। वीडियो ऑटोमेटिक अच्छा दिखने लगेगा, एचडी में आपको दिखने लगेगा। लो पर रखिएगा तो लो पर तो कुछ धुंधला सा दिखाई देगा ही, तो वीडियो को क्वालिटी आप हाई कर लीजिएगा। देखिए, बताया गया है। फ्रेंड्स, इसको लिखना कैसे है? सबसे पहले जो जब आप एग्जाम में लिखिएगा वहाँ पूछेगा कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है, तो पहले पॉइंट को आप अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद लिख दीजिए मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। उसके बाद यहाँ बताया गया कि कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये जो थे कोहलबर्ग, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का, ये आपका सीटेट का क्वेश्चन पूछा गया है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। फ्रेंड्स, तो वही कोहलबर्ग ने। इसका आंसर ये दीजिएगा। आगे बताया गया है नैतिकता, मोरालिटी 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 क्या होता है, तो इसमें देखिए बताया गया है कि नैतिकता वह गुण है जिसमें व्यक्ति सही और गलत की पहचान कर पाता है। यानी कि सही क्या है और गलत क्या है, इसको ये इसमें नैतिकता में पहचान हो जाता है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता का अनैतिकता को जान जाता है। फ्रेंड्स, कोहलबर्ग आपका ये एक बहुत फेमस कहानी है, जो किसी हिंज व्यक्ति के नाम से उन्होंने कहानी को अपने थ्योरी में दर्शाए हैं कि कैसे नैतिक दुविधा होता है, नैतिक तर्कना क्या है, इसी कहानी में बताया गया है। तो हिंज का कहानी एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। एक हिंज नाम का व्यक्ति था, एक बार उसकी पत्नी की तबीयत खराब। फ्रेंड्स, मेन पूरा कहानी का उद्देश्य ये है फ्रेंड्स कि हिंज किसी व्यक्ति का नाम है, उसका वाइफ का तबीयत खराब हो जाता है। वाइफ का जब तबीयत खराब हो जाता है तो इसकी दवाई के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है। अगर तुम इसको डॉक्टर बताते हैं कि आप जिस जिस मेडिसिन से आपका वाइफ का तबीयत ठीक होगा, उस एक ही डॉक्टर के पास है, वहाँ जाकर आप लाइए, वहाँ से आप दवाई दीजिएगा तो जान बचेगा। वही यहाँ लिखा गया है कि तुम्हारे पत्नी की जान बच सकती है। हिंज उस व्यक्ति के पास पहुँचता है जिसके पास वो दवाई है, उसके पास हिंज पहुँचता है, और जितने पैसे हिंज के पास होता है वह उतने पैसा देता है, लेकिन दवाई वाला उस दवाई की कीमत से 10 गुना ज़्यादा मांगता है। हिंज तो जाता है दवाई लाने के, हाँ दवाई देंगे तो भाई बच जाएगी या तबीयत उसका ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसके पास दवाई है तो दवाई के रेट से 10 गुना अधिक पैसा मांगता है, क्योंकि उस दवाई का आविष्कार बहुत ही मेहनत और खर्च पर किया था। हिंज के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह दवाई खरीद कर अपनी पत्नी को बचा पाए, इसलिए वह दवाई चोरी करने का प्लान बनाता है। जब वो सोच लिया कि अब इतना पैसा से दवाई नहीं दे रहा है तो दवाई को चोरी ही कर ले, तो हिंज ने चोरी करने का प्लान बनाता है। वह जाकर उस व्यक्ति को स्टोर से वह दवाई हिंज चोरी कर लेता है, तो वह दवाई को निकाल लेता है चोरी से और अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। दवाई जब देता है तो उसकी पत्नी का जान बच जाता है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया है। पहला नैतिक दुविधा पर, अगला है नैतिक तर्कना पर। तो देखिए यह क्या है, मोरल डिलेमा क्या है, नैतिक दुविधा क्या है, यही मेन इसका थ्योरी यही है, नैतिक दुविधा है। सही और गलत के बारे में निर्णय न लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। फ्रेंड्स, अब हिंज अगर दवाई चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी मर जाती है, और दवाई हिंज चोरी कर लिया तो उसको पुलिस पकड़ लेगा। तो वही जो कंडीशन किसी किसी समय आपका भी वैसा सिचुएशन स्थिति आ जाता होगा कि आप भी निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे कि हाँ क्या करें, सही है या गलत है। वो उसी को नैतिक दुविधा बोला जाता है। कि यानी कि रेयर कंडीशन हो जाता है ना, आप हाँ ही बोल सकते हैं, नहीं आप नहीं बोल सकते हैं। मेन नैतिक दुविधा यही होता है।
आगे बताया गया है जैसे में आपको बताया गया कि हिंज अगर चोरी करने करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी। अगर हिंज चोरी करेगा तो पुलिस तो पकड़ ही लेगा, नहीं करेगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी। वही जो आपको पता है। कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने धर्म संकट की कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न करके उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की, जैसे मित्र की जान बचाने में खतरा है और फिर भी उसका सहायता की। फिर से यहाँ धर्म संकट का बात है कि एक मित्र, दो मित्र है, नदी किनारे स्नान कर रहा है। एक मित्र डूब रहा है, यानी कि गहरे पानी में चला गया, डूब रहा है। एक मित्र उसको कैसे बचा सकता है? अगर उसको भी तैरना नहीं आता, वो भी जाएगा तो वो भी डूबने लगेगा। यह धर्म संकट का खतरा है। आगे है नैतिक तर्कना। नैतिक दुविधा में क्या था फ्रेंड्स कि आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हाँ बोलना है कि ना बोलना है, तो वही नैतिक दुविधा हुआ। लेकिन नैतिक तर्कना में क्या है, मोरल रीजनिंग में, इसमें देखिए मोरल रीजनिंग में आप सही और गलत बोल सकते हैं कि हाँ ये सही है या ये गलत है। इसमें बताया गया कि सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने दवाई चोरी की। इसमें फ्रेंड बताया गया है कि सही और गलत में से किसी एक को चुनना। और नैतिक दुविधा में क्या था, किसी को नहीं चुना, नहीं सही को नहीं गलत को, यानी कि कोई डिसीजन ही नहीं करना। इसमें आप सही गलत कर सकते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक के 3 लेवल, तो कोहलबर्ग थे नैतिक के 3 लेवल, ये भी आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। नैतिक के 3 लेवल और 6 स्टेज बताएं। पहला है पूर्व लौकिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें बताया गया है कि यह बस फ्रेंड, जब आप बीएड का नोट लिखिएगा या आपको क्वेश्चन पूछेगा या कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप स्टार मार्क देकर और नंबर बाय नंबर देकर जो नीचे लिखिएगा उसको अंडरलाइन करते हुए लिखिएगा। जो इंग्लिश है तो इंग्लिश अपना मन है तो लिख दीजिएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन हिंदी में आप लिख रहे हैं तो हिंदी को आप अंडरलाइन करके लिखिए, या इंग्लिश में भी आप लिखते हैं तो इंग्लिश में भी आप अंडरलाइन करके लिखिए। अगर इसका आपको पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। आगे इसमें बताया गया है कि पूर्व लौकिक स्तर में यह अवस्था 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होता है, न कि सही या गलत के अपनों आंतरिक मानकों के द्वारा। बच्चे यहाँ किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि बच्चा सही गलत कब कर सकता है, उसका जो परिणाम रिजल्ट आएगा, बच्चे के साथ क्या रिजल्ट है, उसके साथ वे सही गलत कर सकता है पूर्व लौकिक स्तर पर। इस अवस्था 4 से लेकर 10 वर्ष तक होता है। आगे आपको बताया गया इसके अंतर्गत भी 2 अवस्था होती है। एक में आज्ञा एवं दंड की अवस्था, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज। इसको देखिए, अच्छा या बुरा कार्य पूरी तरह से उसके परिणामों पर निर्भर करता है। बालक दंड के भय से बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, लेकिन किसी गलत क्रिया को गलत नहीं मान सकता है यदि वह क्रिया पहचानी न जाए और दंडित न की जाए। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। इसमें फ्रेंड बताया गया है कि बच्चा को अब दबाव में रख के, में आपको बताया गया है बच्चा को आप दबाव में रख के आज्ञा का यानी कि आज्ञा का पालन करवा के आप गलत को भी आप सही कहवा सकते हैं। लेकिन बच्चे को अपने अंदर से कॉन्फिडेंस के साथ वह गलत को गलत ही बोलेगा। आगे इसमें बताया गया है स्वलाभ मानसिकता, सेल्फ इंटरेस्टेड ओरिएंटेशन। इसमें बताया गया यह सही बर्ताव उसे मानता है जिसमें व्यक्तिगत फायदा हो या दूसरों की ज़रूरतों की सीमित परवाह करता है। इसमें बताया गया कि बच्चा को जब फायदा होता है, यानी कि कुछ भी सही बर्ताव से उसको कुछ लाभ हो रहा है, उसी को सही बोलेगा। अगला आपका बताया गया है आगे बताया गया है लौकिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। इसमें बताया गया है कि इस अवस्था में 2 वर्गों में विभाजित होता है। इसका भी 2 स्टेज होता है। पहला प्रशंसा की अवस्था। तो देखिए पहले प्रशंसा की अवस्था क्या होता है उसी के बारे में। इस अवस्था में बालक वही कार्य करता है जिसका परिणाम उसे प्रशंसा प्रदान हो, यानी कि इसमें बताया गया कि बच्चा वही काम कर सकता है जिसमें बच्चा को प्रसन्नता हो, यानी कि प्रशंसा हो, बच्चा को वाहवाही हो कि हाँ बच्चा बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो वही कार्य इसमें करना चाहता है बच्चा। आगे बताया गया बी नंबर में सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर्स। इसमें बताया गया कि इस अवस्था में बालक सामाजिक रीति रिवाज, मूल्यों, नियमों, प्रथाओं एवं लौकिक क्रियाओं से अवगत हो जाता है। यानी कि इसमें जो समाज का नियम है, नियम रेगुलेशन से बच्चा चलने लगता है, उसका अनुकूलन करने लगता है कि हाँ समाज में कैसे चलना है, समाज में क्या प्रथा है,
क्या रीति रिवाज है उसके अनुसार इस अवस्था में चलने लगता है। और इसमें बताया गया कि इसमें कर्तव्य की भावना का विकास हो जाता है तथा वह समझने लगता है कि कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा कार्य अच्छा नहीं। छोटे बच्चों को देखते होंगे फ्रेंड्स कि जो भी उसको मनाया वो कार्य करने लगता है, वो अच्छा कार्य हो या बेकार कार्य हो, चाहे जो भी चीज़ हो वो करने लगता है। लेकिन इस अवस्था में उसको समझ में आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपका 3 नंबर पॉइंट यानी कि 3 नंबर ये स्टेज है पश्चात लौकिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें बताया गया है कि यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है। जो नैतिकता होता है उसका सबसे उच्च स्तर यही होता है पश्चात लौकिक स्तर। कौन है फ्रेंड्स? तो इसमें बताया गया है आपका कि सबसे उच्च स्तर होता है जो लौकिक स्तर होता है। उसमें बताया गया कि नैतिक अवस्था पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण होती है। इसमें बच्चा निर्णय खुद ब खुद से लेता है, न कि समाज के तौर पर सही या गलत निर्णय लेता है। यह भी 2 वर्गों में विभाजित होता है। ए नंबर आपका सामाजिक संविदा है, सोशल कंस्ट्रेंट ओरिएंटेशन। इसमें बालक यह मानते हैं कि नियम लोगों के हित के लिए बने हैं, अगर किसी नियम से किसी नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। इसमें बताया गया है कि अगर यह नियम से किसी को अगर नुकसान हो रहा है तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए। आगे बताया गया है कि विवेक की अवस्था, स्टेज ऑफ व्हाट्सएप पर हूँ ला दहिया। बतिया हो। आगे आपका बताया गया है विवेक की अवस्था, ये क्या होता है, स्टेज ऑफ कन्वेंस। इसमें बताया गया कि इस अवस्था में बालक अच्छे बुरे, उचित अनुचित, वांछित अवांछित व्यवहार एवं इसमें जो भी गलत चीज होता है विवेक की अवस्था, इसमें बच्चे निर्णय अपना लेने लगते हैं कि क्या उसका निर्णय है। आगे बताया गया कि कोलबर के सिद्धांत की आलोचना, इसका आलोचना भी हुआ था। कोलबर का नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिए थे उसका आलोचना भी हुआ। वही आलोचना आपका बताया गया कि इसके सिद्धांत की आलोचना में करोल गिलगेन ने की थी। एक ये भी मनोवैज्ञानिक है करोल गिलगेन, यही इसका आलोचना किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि कोलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी। इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल केयर है। फ्रेंड्स, तो आपको नैतिक विकास का जो आपका सिद्धांत है, जो नैतिक विकास का आपका सिद्धांत है, आज ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप अगर नोट लेना चाहते हो तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कीजिए। आपको व्हाट्सएप इसको मिल जाएगा फ्री में, आपको निःशुल्क नोट मिल जाएगा। पार्ट 1 का लेना है, पार्ट 1 का लीजिए, 2 का है 2 का। आपको इंग्लिश मीडियम में नोट भी चाहिए तो इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स मिल जाएगा। अगर इस चैनल से आप कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।